औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर डोजेज फॉर्म का चैप्टर, उसके अंदर हमने जो इम्पॉर्टेंट हमारी डोजेज फॉर्म है इंजेक्टेबल या पैरेंटल डोजेज फॉर्म, जिसको सिंपली हम इंजेक्शंस भी कहते हैं, उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर हमने इंजेक्टेबल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ रूट्स हमने देखे थे कि कौन कौन से पॉसिबल रूट्स जो मेजॉरिटी के अंदर या जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनके अलावा कौन कौन से जो हैं वो पैरेंटल रूट्स के अंदर शामिल हैं। और उसके बाद हमने कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी जिनको फुलफ़िल करना इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म के को तैयार करने के हवाले से जो है उनको फुलफ़िल करना, उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना लाजमी होता है। आज हम इंजेक्टेबल या इंजेक्शन जो डोजेज फॉर्म है उसके हम आज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जब हम इंजेक्शंस को या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म को, जिनको हम पैरेंटल डोजेज फॉर्म भी कहते हैं, उनको जब हम दूसरी जो डोजेज फॉर्म है हमारी ओरल डोजेज फॉर्म्स हैं या टॉपिकल डोजेज फॉर्म हैं, उनके साथ जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इंजेक्शन डोजेज फॉर्म को दूसरी डोजेज फॉर्म के ऊपर, या कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं इंजेक्शंस के या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इंजेक्शन डोजेज फॉर्म का दूसरी डोजेज फॉर्म के ऊपर, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन एमरजेंसी सिचुएशन। और वैसे भी इंजेक्शन डोजेज फॉर्म या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म जो है हमेशा एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, जब दूसरी डोजेज फॉर्म जो है उनका जो है वो असर नहीं हो रहा होता, या हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हम उसको जो है वो फौरी तौर पे असर चाह रहे होते हैं, तो फिर हम जो है वो इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। जब हम अदर डोजेज फॉर्म का देखते हैं, तो अगर लाइक ओरल डोजेज फॉर्म के अंदर हम टैबलेट्स का देखते हैं, तो टैबलेट को एडमिनिस्टर करने के बाद या पेशेंट उसको जब खा लेता है तो उसको जो है वो असर करने में जो है वो कुछ टाइम लग सकता है। जैसे टैबलेट जो हैं वो पहले डिसइंटीग्रेट होंगी, छोटे टुकड़ों में अंदर टूटेंगी, फिर वो लिक्विड जिसके साथ वो पेशेंट ने उसको खाया है उसके अंदर वो डिज़ोल्व होगी, फिर वो बॉडी और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगी और फिर वो उस जगह पे पहुंचेगी जहाँ पे उसका असर चाहिए। लेकिन इंजेक्शन के डोजेज फॉर्म इंजेक्शन के केस में कैसे है कि फ़ौरी तौर पे जो है वो हम जो है वो उसको ब्लड तक पहुंचा देते हैं, या मसल्स तक या स्मॉल कैपिलरीज़ और वेंस तक हम पहुंचा देते हैं, जहाँ से वो फ़ौरी तौर पे जो है वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है और फ़ौरी उसका असर होना शुरू हो जाता है। हम इसमें इंजेक्शन के केस में क्या कर रहे हैं, लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि टैबलेट के केस में उसको पहले डिसइंटीग्रेट होना है, फिर उसको डिज़ोल्व होना है, फिर उसको एब्जॉर्ब होना है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है एट द साइट ऑफ एक्शन। और हम ये सारे स्टेप्स जो हैं इंजेक्शन के केस में हम बाईपास कर देते हैं, और डायरेक्टली जो है हम ड्रग फार्मूलेशन को हम ब्लड के अंदर जो है हम शामिल कर देते हैं, जिससे जो है वो डिसइंटीग्रेशन का टाइम, डिसोल्यूशन का टाइम, एब्जॉर्प्शन का टाइम, इवन डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम भी जो है वो समवट जो है वो उसको लोअर कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, जिससे जो है वो इंजेक्शन का जो है वो फौरी तौर पे असर होना शुरू हो जाता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन एमरजेंसी केसेस, जब हम इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो फौरी तौर पे जो है वो उसका असर जो है वो शुरू हो जाता है या उसका असर होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, सेकंड अगर हम देखें एडवांटेज इंजेक्शंस का, मोस्ट सूटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स जो कि मेडिसिन इनटेक करने में, दवाई खाने में जो है वो कोऑपरेट नहीं करते, जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे हों
वो जो है वो ओरली इनटेक नहीं कर सकते, या जो है वो तंग करते हैं वालिदैन को या वो अटेंडेंट जो उनके साथ हैं, तो उस केस के अंदर अगर हमें जो है वो ड्रग को बॉडी तक एडमिनिस्टर करना है, पहुंचाना है, तो फिर उस केस में जो है वो एक एडवांटेज के तौर पे इंजेक्शन का के उसको हम जो है वो पेशेंट की बॉडी तक हम पहुंचा सकते हैं, अगर पेशेंट जो है वो नॉन कोऑपरेटिव है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो बेहोश है, ओरली वो जो इंटेक नहीं कर सक रहा, या किसी और रूट के ज़रिए हम ड्रग को जो है वो बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा सक रहे, तो फिर जो है वो उस केस के अंदर एक इंजेक्शन डोजेज फॉर्म को एक एडवांटेज है कि अदर डोजेज फॉर्म की निस्बत अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जो नॉन कोऑपरेटिव हैं, जो कि स्टाफ के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे करते, उस केस के अंदर जो है वो इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, और उस सूरत में ड्रग जो है वो उसकी बॉडी तक हम पहुंचा सकते हैं ताकि उसकी जो है वो बीमारी का इलाज हो सके। थर्ड जो है, प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस रूट। जहाँ पे एक एडवांटेज है इंजेक्शन डोजेज फॉर्म का या इंजेक्शंस का कि फ़ौरी तौर पे जो उसका असर होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के केस में हम उसको इस तरह भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि वो इंजेक्शन जो है उसको हम ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं कि वो इंजेक्शन ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक जो है वो मसल्स के अंदर डिपॉज़िट हो जाता है, वहाँ पे जो है वो एक ज़ख़ीरा सा बन जाता है, और वहाँ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रग मसल्स से एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड के अंदर शामिल होती रहती है, और उसका लेवल जो है ब्लड के अंदर जो है वो काफ़ी देर तक या काफ़ी दिनों तक उसका जो रहता है। इससे जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो ड्रग का असर जो है वो बॉडी तक ब्लड के अंदर उसकी क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उसका असर जो है वो बॉडी के ऊपर रहता है। तो जहाँ पे इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जब हम इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, तो फौरी तौर पे वहाँ पे असर होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे उसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और उसको इस तरह फार्मूलेट करते हैं जैसे डिपो इंजेक्शंस हैं, उस केस में क्या होता है कि उस इंजेक्शन की विस्कोसिटी या उसको हम ऐसे फार्मूलेट करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक मसल्स के अंदर एक ज़ख़ीरा रहता है, और वहाँ से जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो एब्जॉर्प्शन होती रहती है, ब्लड के अंदर शामिल होती रहती है ड्रग, और वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक उसका असर जो है वो बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे हार्मोन्स के इंजेक्शन जो हैं उस केस के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर उसका लेवल जो हार्मोन का वो काफ़ी अरसे तक जो है वो रहता है। तो ये भी एक एडवांटेज हम कह सकते हैं कि इंजेक्शंस का है, अगर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को डिपो फॉर्म के अंदर जब हम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एडवांटेज इंजेक्शन डोजेज फॉर्म का, दिस रूट इज़ प्रेफर्ड व्हेन द ड्रग इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड और इनएक्टिवेटेड इन द जीआईटी। ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या हमारे स्टोमक या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, और या वो ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे जीआईटी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं, उनके ऊपर एसिडिक इन्वायरमेंट का या बेसिक इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, और जिससे जो है वो हमारी ड्रग जो है वो उस इनएक्टिवेट हो जाती है। तो उस केस में ऐसी ड्रग के लिए ये हम कह सकते हैं कि ये एक एडवांटेज है कि हम उनको इंजेक्शन डोजेज फॉर्म के अंदर उनको फार्मूलेट करें और पेशेंट की बॉडी तक पहुंचाएं, ताकि जो एसिडिक इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर हो रहा है या बेसिक या एल्कलाइन इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर हो रहा है, तो हम बाईपास कर देते हैं, और उस जो है वो उस ड्रग को हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर हम शामिल कर देते हैं। इसी तरह सॉल्यूशंस इन वॉल्यूम फ्रॉम मिलीलीटर टू 4 लीटर कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द पैरेंटल रूट। जैसे हमने कहा था पैरेंटल रूट के अंदर बहुत सारे रूट शामिल हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर है, सबकुटेनियस है, इंट्रावीनस है, और भी बहुत सारे हमने रूट्स जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे। तो इस पैरेंटल रूट के अंदर एक इसका एडवांटेज ये है कि वाइड रेंज ऑफ डोज जो है हम
हम जो है वो इनकॉर्पोरेट या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे सबक्यूटेनियस के केस में जो है वो मिलीलीटर जो है वो बहुत ही कम जो है वो क्वांटिटी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या वॉल्यूम जो है हम उसके अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंट्रावीनस इंजेक्शंस के केस में या इन्फ्यूजन्स के केस में हमारे पास जो है एक वाइड रेंज जो है अवेलेबल होती है कि ब्लड के अंदर हम तकरीबन 4 लीटर तक जो है हम उसके अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो एक ये हम कह सकते हैं कि ये एक एडवांटेज है इंजेक्टेबल या पैरेंटल डोजेज फॉर्म का, कि इसमें हम मिलीलीटर से लेके हम 4 लीटर तक जो है वो एक वाइड रेंज है हमारे पास क्वांटिटी की या वॉल्यूम की, जो कि हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंजेक्शन को बॉडी के अंदर या पेशेंट के इंट्रावीनस रूट के थ्रू। इसी तरह जैसे एडवांटेजेस हैं इंजेक्शंस के या पैरेंटल डोजेज फॉर्म के अदर डोजेज फॉर्म के ऊपर, इसी तरह कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं या हो सकते हैं इंजेक्शंस के केस के अंदर। उसमें हम देख लेते हैं कि कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं पॉसिबल। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट मे प्रूव फैटल। जब हम इंट्रावीनस इंजेक्शंस को फॉर्मुलेट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर या तो ड्रग को हम डिज़ोल्व करें, और अगर हम इसको इंट्रामस्कुलर केस के अंदर देखें तो वाटर से ज़्यादा जो है वो ऑयली जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर या तो ड्रग को डिज़ोल्व किया जाता है या सस्पेंड या इमल्सीफाई किया जाता है। तो ऐसे इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हैं उनको ऐसे फॉर्मुलेट किया गया कि उनको मसल्स के अंदर जो है वो उनको एडमिनिस्टर करना है या इंजेक्ट करना है। अगर गलती से जो है वो उसको इंट्रावीनस जो है वो रूट के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस केस के अंदर जो है वो पेशेंट की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ऑयल जो हैं वो ब्लड के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होंगे और उसकी वजह से जो है वो वेंस में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट की जान को ख़तरा भी हो सकता है या उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अगर रॉन्ग रूट जो है वो इस्तेमाल किया जाए पैरेंटल रूट के अंदर, उस केस में जो है ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि पेशेंट जो है उसकी जान भी जा सकती है। इसी तरह मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव एज एक्सपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड। उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इंजेक्शंस को फॉर्मुलेट करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसके हम कह सकते हैं कि एरिया जहाँ पे इंजेक्शंस बन रहे होते हैं उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी जो है एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि हमने उन इंजेक्शंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री भी करना होता है, तो उसको एरिया को स्टीराइल करना होता है। तो इसलिए जो है वो हमें इसको फॉर्मुलेट करते हुए, इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अगर हम कहें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। इसी तरह जो है इंजेक्शन जो एडमिनिस्टर करना होता है पेशेंट तक जो है वो हमने पहुंचाना है, मींस के उसकी बॉडी के अंदर पहुंचाना है, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। हर आम बंदा जो है वो ड्रग जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट नहीं कर सकता। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए पेशेंट तक जो है वो इंजेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। एक्सपर्ट्स मीन ऐसे लोग जो कि इंजेक्शन को इंजेक्ट करना जानते हों पेशेंट के अंदर, जो है कि किस रूट के ज़रिए और किस तरह जो है वो उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। इसी तरह इस इंजेक्शंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके एरिया को मेंटेन रखने के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है जब हम इसको अदर डोजेज फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म या इंजेक्शन डोजेज फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका आमीन। अस्सलाम वालेकुम।